जय संविधान। आज चर्चा की शुरुआत जय संविधान से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज संविधान दिवस है। देश भर में अलग-अलग तरीके से संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और तमाम नेताओं ने संविधान दिवस को मनाया। छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग तरीके से कांग्रेस हो या बीजेपी संविधान दिवस को मना रही है। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, इसलिए संविधान को नमस्कार करना, प्रणाम करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति का अधिकार है, और यही स्वतंत्रता है जो एक पत्रकार को पत्रकार बनाती है, जो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आज संविधान दिवस पर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है, संविधान को लेकर कांग्रेस ये क्यों कहती है कि केंद्र में अगर 400 सीट बीजेपी की आती तो संविधान बदल देंगे, या फिर बीजेपी ये लगातार कहने की स्थिति में क्यों आती है कि संविधान पर भरोसा हमारा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उनको नमन करते हैं। हमारे देश का ये संविधान कोई किताब नहीं है, बल्कि एक पवित्र ग्रंथ है जो समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को मर्यादा के साथ लोगों के बीच में, समाज के बीच में रखने का स्वतंत्रता भी देता है। और आज ये संविधान यही व्यवस्था है कि जो हमारा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। आज के दिन देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था। मैं सभी को संविधान दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का और हमारा संविधान जिस तरह से निर्मित हुआ है वो अद्भुत, और आज के दिन अंगीकृत किया गया। मैं सभी को संविधान दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को आज के दिन की संविधान दिवस की बहुत बधाई। और हमारे देश में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है, तो एक ऐसा आस्था का प्रतीक है तो हमारे देश का संविधान है। और आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में हमारी पार्टी के लोग, आमजन अलग अलग तरह से संविधान दिवस को मना रहे हैं, और हम लोग अनेक कार्यक्रमों में शामिल होकर संविधान के प्रति हमारी जो आस्था है और जो अटूट विश्वास है जनता का, उसको और मजबूत करने के लिए, उसको लगातार कायम करने के लिए हम तो आपने सुना कि चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, सब संविधान पर आस्था जता रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इस पर होती रहती है। सचिन पायलट का एक दिन पहले का बयान सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 400 सीट लोकसभा में पाती तो संविधान को बदल देती, लेकिन कांग्रेस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है। के.एस. चौहान जी, आपका स्वागत है। शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता है। और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल के.एस. चौहान जी आपसे ही रहेगा। कांग्रेस लगातार ये कहती है कि अगर भारी बहुमत की सरकार बन जाती है बीजेपी की तो संविधान बदल देगी। ये न सिर्फ चुनावी मुद्दा है, बल्कि आमतौर पर हर सभा सम्मेलन में ये कह रही है। और राहुल गांधी तो संविधान की किताब हाथ में लेकर चल रहे हैं कि इसको बचाना है। क्या कहेंगे आप?
देखिए पांडे जी, जहां तक की बात बदलने की है संविधान की, तो संविधान जब लिखा गया था तो उसके अनुच्छेद 368 में वैसे ही लिखा हुआ है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, बदला जा सकता है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से। जो देश के लिए उपयुक्त है, जो वहां की जनता के लिए उपयुक्त है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब रही बात संविधान बदलने की या संविधान संशोधित करने की, तो संविधान संशोधित करने के लगभग ये 11-12 साल ये भारतीय जनता पार्टी के लगा रहे हैं, तो लगभग 16 साल 16-17 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, सत्ता में रही है। इस 16 सालों में जो संविधान का संशोधन हुआ है वो 16 बार हुआ है। हमारे हमारे कार्यकाल टोटल 16 बार हुआ है, और इन्होंने लगभग 55 साल जो है वो सत्ता में रहे कांग्रेस में। अब उस 55 सालों में 77 बार इन्होंने संविधान का संशोधन किया। तो संशोधन ज्यादा किसने किया? एवरेज भी आप निकालेंगे तो 1.5 गुना एवरेज जो संशोधन हमने किया है उससे 1.5 गुना ज्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। अब दूसरी बात, इसमें राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया, राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया वो 134 बार लगाया गया जब से देश हमारा बना, जब से देश हमारा आजाद हुआ है, संविधान हमारा बना है, तब से 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लागू कराया गया। और 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, और उसमें भी 8 बार ऐसा है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जब दूसरी सरकारें बनी नहीं थी किसी राज्य की, उस समय तक ही राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। आप तो हमारे तो याद है कि आप जो सरकार बनी रहती थी उसको गिरा के राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाता था, जो राज्य की सरकारें आपकी बातें नहीं मानती थी। 124 बार पांडे जी इन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करवाया, 124 बार। ठीक है, शिल्पा जी से जवाब ले लेते हैं कि कांग्रेस लगातार कहती है संविधान बदलने वाली है, और चौहान जी तो पूरा आंकड़ा रख दिए इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और उस समय ऐसा था कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और दबाव पूर्वक लगाया जाता था। तब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, और अब जो है कुछ भी नहीं बदला जा रहा, ऐसा चौहान जी का कहना है। शिल्पा जी नमस्कार। सबसे पहले तो समस्त दर्शकों को और आप सभी मेरे साथी पैनलिस्ट को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। संविधान की किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारा आपका समस्त देशवासियों का एक गौरव है, एक हमारा जो है स्वाभिमान है। और इसी के चलते हम देश में, भारत देश में उस समय से आज तक हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा था पांडे जी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो संविधान के कारण कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, और क्या किया? तो क्या ये किया कि संविधान की रक्षा की, संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति होती है, दी जाती है, अधिकार दिए जाते हैं, उस बात को कांग्रेस ने संरक्षित रखा। तब हम और आप, इसीलिए वो बोल रहे हैं, आज भी हम इतने सालों बाद भी हम विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो रक्षा किसने की? ज्यादा रक्षा किसने की? कांग्रेस ने की। अब भारतीय जनता पार्टी का दिखावा आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। समस्त दर्शक जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में इन्होंने तो साथ दिया नहीं था, अंग्रेजों की चाटुकारिता में लिप्त थे, और उसके बाद फिर संविधान की प्रतियां जलाने की बात आती है, संविधान को हम नहीं मानेंगे बोलते हैं, संविधान को बदलने की भी बात आप और हमने सुनी है। और ये संशय, जो शंका की स्थिति आती है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमेशा से आती है। आप देख लीजिए, जबरिया
ईडी के आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कार्य किया, संवैधानिक संस्थाओं को दबाव पूर्वक कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज कैसे कार्य कर रही है, ये बताने की हमको आपको आवश्यकता नहीं। हमने कई बार चर्चा की है। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से नहीं देना चाहती। ये तो झंडे को नहीं मानते, अपने संघ के कार्यालय में झंडे नहीं फहराते हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य करती है। और जिस प्रकार से मेरे भाई बयान दे रहे थे, मुझे एक बात बताइए, हमारे पूर्वजों ने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान बनाया था। आज वो मूल अधिकार जो है, मतदान का जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, बहुत अहम अधिकार है, वो भी छीनने का षड्यंत्र समय समय पर भारतीय जनता पार्टी करी। कभी नाम काट दिए जाते हैं। बिहार में आपने देखा 65 लाख मतदाताओं के नाम ही काट दिए गए। एफआईआर पर आ जाएंगे। रुद्र अवस्थी जी, आपसे पहला कमेंट लूंगा। क्या वास्तव में संविधान जो है वो हम लोगों को, आम नागरिक को और तमाम लोगों को ये अधिकार देता है कि वो स्वतंत्र रूप से जिए, अपनी बात रखें, और इस संविधान दिवस को मनाने के पीछे और जागरूक करने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए मृगन जी, मैं जो समझता हूँ कि जो भारत का संविधान बना है, जिसे हम जब से आजादी के बाद से अपनाया है हमने, और उसके बाद आपने जैसा कहा कि कितना अधिकार देता है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो लंबी बहस के बाद, तमाम बैठकों के बाद, विचार विमर्श के बाद इसका प्रारूप तैयार किया और इसे लागू किया, उसमें वो तमाम चीजें हैं जो वास्तविक में किसी भी देश में मूल अधिकार को की रक्षा के लिए होने चाहिए। और ये हम यहाँ का आम नागरिक भी इस बात को महसूस करता है। जैसे कि एक बात कही जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ के एक महिला ने पूछा था कि राज्य बन गया, देश स्वतंत्र हो गया, मुझे क्या मिला? उन्होंने कहा कि तुमको यही मिला है, ये समझ लीजिए कि तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हो कि मुझे क्या मिला। मतलब ये जो बात थी, एक सांकेतिक बात है कि हम आज ये महसूस कर सकते हैं निश्चित रूप से कि हमें जो भी कहना है उसकी आजादी हमें है। और ये निश्चित रूप से आज जितनी हमारी व्यवस्था बनी हुई है, अब देखिए उसमें आज दरअसल डिबेट करने की वजह भी मेरी समझ में शायद यही है कि इस पर सियासत अधिक हो रही है, इसलिए ये स्थिति आई है। वरना आप देखिए लंबे समय से इसे लेकर कभी कोई ऐसी चर्चा नहीं होती थी। और जहां तक संशोधनों का सवाल है, निश्चित रूप से ये बात तो मूल भावना में है कि अगर जैसा जैसा समय अनुकूल आया उसके अनुसार उसमें बदलाव होते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो जागरूकता आज का दिवस मनाने के पीछे ये बात है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए कि वास्तविक में उनके अधिकार क्या हैं और दायित्व भी क्या है हमारे देश के निर्माण के लिए। यहाँ पर व्यवस्था बनी रहे। हमारी अपनी आजादी तब तक है जहां तक दूसरे की आजादी इससे प्रभावित न हो। यह भी, इस बात को भी ख्याल रख के हम अपने जो सारे कदम उठाएं, ये समझने की भी जरूरत है। इसलिए हम जैसे समय समय पर हमारे जो दिवस होते हैं उस दिवस पर हम चर्चा करते हैं, और आज ये चर्चा भी इसी वजह से हो रही है कि ये जागरूकता होनी चाहिए। स्पष्ट बताया कि जागरूकता होनी चाहिए। मैं चौहान जी आपके पास आऊंगा। शिल्पा जी ने 2-3 आरोप लगाए कि जो संविधान की मूल भावना है, मताधिकार, उसे काटने का काम किया जा रहा है। संविधान की जो मूल भावना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसे रोकने का काम किया जा रहा है। इस पर आपका पहले जवाब लूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने 2-3 बातें बोली, अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान को रोकने का काम किया जा रहा है। और इन्होंने ये भी बोला कि हमने संविधान की रक्षा की। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं शिल्पा जी को, शिल्पा जी 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो क्या संविधान की रक्षा थी, या उस समय के प्रधानमंत्री को बचाने की रक्षा थी?
चूंकि उनको बर्खास्त कर दिया गया था 6 वर्ष के लिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, इसको खारिज करने के लिए, इसको रोकने के लिए, ये डिसीजन को रोकने के लिए पूरे भारत में आपने उनको इमरजेंसी में झोंक दिया। पूरी जो विकास यात्रा है उसको रोक दी, ब्रेक लगा दिया गया और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और कई समाजसेवी सेवियों को मतलब कोई कसूर ना होते हुए भी आपने जेल में डाल दिया, कोई आवाज ना उठा सके और कई बेनामी संपत्तियां जो हैं वो रात-रात कर ली गई। तो ऐसा करके आपने बहुत सारी चीजें की और उस समय वो जो 2 वर्ष थे, लगभग 2 वर्ष, उस समय जितना आपने संशोधन किया और सिर्फ अपने हिसाब से संशोधन किया, क्या वो आपकी संविधान की रक्षा थी? क्या ये थी आपकी संविधान की रक्षा? दूसरी बात, 1984 में आपने नरसंहार किया 3 दिन तक राष्ट्रपति जी के चौहान जी टेक्निकल इशू से हट गए हैं, किसी और को। मुझे लगता है के.एस. चौहान जी तकनीकी कारणों से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। शिल्पा जी आप पे आऊंगा। के.एस. चौहान जी कह रहे थे कि आपातकाल जो है कांग्रेस ने लगाया अपने नेता को बचाने के लिए, तो क्या ये संविधान सम्मत था? इसका आप जवाब दे दीजिए। इसके अलावा वो जो सिखों के नरसंहार की बात कर रहे थे, जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है उसके बाद देश भर में सिखों का नरसंहार होता है और कांग्रेस के बड़े लीडर खड़े रहते हैं। इन दोनों सवालों का आप जवाब दे दीजिए। देखिए पांडे जी कि आपातकाल पर कई बार चर्चाएं हो चुकी है और हम बार बार कहते हैं कि आपातकाल की जो परिस्थितियां थी उस समय जो देश के हालात थे कि चारों तरफ किस तरीके से अराजकता है और अराजकता में लोकतंत्र को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, रक्षा भी करना है, जान की भी रक्षा करना है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन हालातों में मजबूरन आपातकाल लगाया गया था। निश्चित रूप से ये कुछ ऐसी कंडीशन, स्पेशल कंडीशन होती है, लेकिन हर समय नॉर्मल हालात में, जैसे उदाहरण के लिए कोरोना में कुछ स्पेशल चीजें की गई थी। कोरोना एक महामारी थी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला कंडीशन था, उसमें कुछ ऐसी चीजें की गई थी जो नॉर्मल समय में हम नहीं कर सकते, जैसे लॉकडाउन करना, ये सब चीजें जो है वो कोरोना महामारी में की गई थी। परंतु यदि हम सामान्य समय में लॉकडाउन कर देंगे तो क्या ये उचित है क्या? तो वही प्रश्न चौहान जी पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन में, आपातकाल की कंडीशन में देश उन हालातों में था निश्चित रूप से, परंतु कुछ महीने बाद, 21 महीने बाद वो आपातकाल की कंडीशन भी हटा दी गई। आज क्या हो रहा है देखिए, आज देश नॉर्मल हालात में है जब तब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में माइक म्यूट कर दिया जाता है, मतलब बोलने की आजादी को छीन लिया जाता है। आज तो कोई भी ऐसी स्थिति या परिस्थिति नहीं है। जैसे कई साल देश नया नया आजाद हुआ था, उसमें कई चीजें बुनियादी जरूरतें होती हैं, हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में कई ऐसी बुनियादी स्थितियां होती है जो आज देश की स्थिति में नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है। तो वो सब चीजें जो है उस समय के हालात थे। यदि उस समय के हालात जो है आज आप ताल ठोकते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ताल ठोकते हैं कि हमने देश को यहां तक ला दिया, तो नींव तो भाई कांग्रेस की सरकारों ने रखी थी समय समय पर, केंद्र में भी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारों के नींव पर बिल्डिंग शुरू होती है, वो बिल्डिंग खड़ी होती है। बड़ा मुद्दा बनाती रही है शिल्पा जी, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है। ठीक है, के.एस. चौहान जी का जवाब ले लेते हैं क्योंकि वो बीच में कट गए थे, उनका नेटवर्क कट गया था। के.एस. चौहान जी, पांडे जी ये रक्षा की बात कर रहे थे, तो रक्षा 1984 में जब नरसंहार किया गया था सिखों के साथ, और ये पूरे देश के लिए इतना काला दिन था। ये 3 दिन तक राष्ट्रपति जी की फोन लाइन काट दी जाती है, उनको कोई संपर्क में नहीं लाया जाता है, और उसके बाद
3 दिन तक ऐसी ऐसी विभत्स घटनाएं घटी जाती हैं, और उसके बाद जो ये करवाते हैं, जो लोग करवाते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ये थी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार के अभी बोल रहे थे कि इमरजेंसी लागू की जाती है, कोरोना से आप कॉम्पीट कर रहे थे। इमरजेंसी लगाना और इमरजेंसी आ जाना, ये दोनों चीजों में फर्क है मैडम। जो इमरजेंसी लगा रहा था वो खुद निष्कासित हो रहा था 6 वर्ष के लिए, इस वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी। कोई एक कोरोना काल नहीं था, कोई इमरजेंसी आ नहीं गई थी, ये इमरजेंसी लगाई गई थी। और उसके बाद जब आप आते हैं 21 महीने के बाद आते हैं, लगभग 2 साल के बाद आते हैं, और वो तब आते हैं जब आप सर्वे करवा लेते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। जब आते हैं आप, तो वही जनता जो है वो आपको चुनाव हरा देती है। ये जनता जनार्दन है। जब वहां पर जहां पर आपकी 400 सीटें रहती थी, वहां पर खाक हो जाते हो आप। ये जनता जनार्दन है। जनता का विश्वास है, उसी समय आपने खो दिया था। दूसरी बात, आपने पूरे पत्रकारों को खत्म कर दिया था उस समय। आपने पत्रकारों की लाइटें कटवा दी थी कि वो पेपर बना मत सके, पेपर रिलीज मत कर सके। ये आपने किया था। अगर आपको इतना ही वो ठीक था, तो आपने ये छुपाने की कोशिश क्यों की? दूसरी बात, आप बोलते कि हम झंडे के विरोधी हैं। 77 साल के बाद जब बस्तर में झंडा फहराया जाता है एक जगह, वो हमारी देन है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, इस वजह से हम जितना तिरंगे का सम्मान करते हैं, उतना आप कोई भी नहीं सोच भी नहीं सकते हो। तीसरी बात, आपने बोला कि ईडी किसने क्रिएट की? आप ही ने क्रिएट की। और एक भी आज तक आप चैलेंज नहीं कर पाए हैं कोर्ट में कि ईडी की कार्रवाई जो है वो गलत है। एक भी चैलेंज नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने ईडी को जिस प्रकार से फटकार दी थी, वो चैलेंज नहीं है तो और क्या है? वो क्या है? सुन लीजिए। फटकार तो आपके राहुल गांधी को भी दी गई है। फटकार संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से फटकार मिली थी। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। नहीं, आपके बीच में मैंने कुछ नहीं बोला। आपका जब टर्न आएगा, आप भी गलत बोल रहे थे, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, पांडे जी, ये संविधान की बात करते, एक भी केस ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता के ऊपर ये नहीं लगा पाए हैं जो असंवैधानिक काम कर रहा हो सत्ता में रहते हुए। मुझे गर्व होता है कि हम संविधान को कितना संजो के रखे हुए हैं कि जब से सरकार हमारी बनी है 2014 से, तब से लेकर आज तक एक भी मंत्री के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा। यहाँ पर तो पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे, जिसके कारण उन्होंने इमरजेंसी लगाई। ये आपकी संविधान की रक्षा है। जिसके ऊपर जब गोलियां चलाते हैं आप, संविधान की रक्षा मतदान से होती है। मतदान का जो अधिकार है, लोगों का जो मताधिकार है, उसकी रक्षा करना संविधान की रक्षा होती है। परंतु आपने कहा, अपने वक्तव्य में आपने ही कहा कि उस समय जनादेश मिला और कांग्रेस की सरकारें गिर गई। ठीक है, हमने वोट चोरी तो नहीं किया था जैसे आज आप लोग कर रहे हैं। वोट चोरी के प्रमाण तो किसी ने नहीं दिए थे, आज तो प्रमाणित है। वोट चोरी जो है वो प्रमाण के साथ, लोगों के साथ में, जिस प्रकार से 65 लाख एक राज्य में 65 लाख मतदाताओं का नाम कट किया जा रहा है। एक व्यक्ति 8 जगह वोट डाल रहा है, कभी ब्राजील के लोग वोट डाल रहे हैं, तो ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है? प्रमाण है। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण में भी पारदर्शिता नहीं है। ठीक है शिल्पा जी, वोट चोरी पर जनादेश आ गया और बीजेपी बहुत बड़े मैंडेट से जीती है बिहार में। रुद्र अवस्थी जी, आपके पास आऊंगा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई बार ऐसा होता है कि लोग अनर्गल बात करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश करते हैं।
करते हैं, उन लोगों को क्या किस तरीके से समझाने की कोशिश है, उन लोगों को किस तरीके से अवेयर करने की जरूरत। दूसरा, जो संवैधानिक वोट चोरी का मुद्दा अभी शिल्पा जी भी उठा रही थी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में वोट चोरी हुई? क्या ऐसा हुआ है? दोनों विषयों को आप थोड़ा प्रकाश डाल दें। देखिए मृगन जी, पहली बात जहां तक आपने की कि अभिव्यक्ति की आजादी का जो दुरुपयोग होता है, निश्चित रूप से आज का जैसे संविधान दिवस पर ऐसे मुद्दे पर बहस निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि समीक्षा भी होनी चाहिए दोनों तरह से कि क्या हमें जो आजादी मिली हुई है, जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान के तहत, वो कितने पूरे हो रहे हैं और किन सरकारों में कितना हुआ, और ये समीक्षा होगी, उस पर बहस होगी और होगा। उससे फिर फर्क इस बात की भी कम से कम इसका असर होता है कि लोग समझ पाते हैं कि वास्तविक में जमीनी स्तर पर इसका सच क्या है। तो लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करके लोग स्वेच्छाचारिता के साथ कोई भी बात करना शुरू करते हैं, या इसका क्या प्रभाव होगा, दूसरे व्यक्ति की आजादी इससे कितनी प्रभावित हो रही है, इस बात की चिंता किए बने बगैर अगर वो अपनी बात रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत है और इस बारे में रोकना चाहिए। उसी तरह की बात है जैसे हम किसी चौराहे पर जा रहे हैं और लाल बत्ती है अगर, तो हमें उसका पालन करना चाहिए, और जब तक हरी बत्ती न जले तब तक हमें ट्रैफिक में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसी तरह की स्थिति है कि हमारे लिए भी जो नियम बने हुए हैं, जो सीमाएं मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में रहकर अगर अपनी बात रखी जाए और रखी जाती रही है और उनका व्यापक असर होता है, यह बात ऐसा सोचना सही नहीं है कि जो भी हम अगर सीमाओं को लांघकर अपनी बात रखेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। बहुत से मौके पर इस तरह की स्थिति आती है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग के नाम पर वास्तविक में जो आजादी है उसका भी हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आजादी को मतलब उस पर प्रतिबंध लगाएं कि इसका दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। उसके लिए कानून है या उसके लिए लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन क्या हम उनको रोकने के नाम से अभिव्यक्ति जो सामान्य अभिव्यक्ति हो रही है उस पर भी रोकना उस लगे। पर तो रोकने लगा है। दूसरी बात आपने जो कही कि ये वोट चोरी का मुद्दा है, वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी तरफ से जो आरोप लगाए हैं और प्रेजेंटेशन देके उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया है। लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, मैं समझता हूं इस बात का तब तक कोई व्यापक असर कैसे होगा, ये अपने आप में एक प्रश्न है, जब तक जो हमारी व्यवस्था है उसके अनुसार जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से जब बात आएगी कि भाई ये सही है या गलत है या नहीं। जी सर मुझे लगता है रुद्र उनके जी की आवाज जो है किसी कारण से, तकनीकी कारण वो से तो नहीं आ पा रही है। अलग जो हमारा निर्वाचन आयोग है या स्वायत्त संस्था है, वो स्वायत्त संस्था के तरफ से अगर कोई गंभीर ऐसी स्थिति होती तो अब तक तो निश्चित रूप से वो बात सामने आ गई होती। और जो आपने एक बात कही कि इस पर इसे लेकर अगर आप जनादेश के नजरिए से देखेंगे तो बिहार ने इस बारे में अगर आप उसकी समीक्षा वोट चोरी के नजरिए से करेंगे तो वहां के नतीजे तो बता रहे हैं कि लोगों ने इस बात को तो सिरे से नकार दिया है, वहां किसी तरह की वोट सही चोरी बात है। का मुद्दा भी था। अब ये अलग बात है कि इसके पीछे और भी कौन से फैक्टर काम कर रहे थे, ये जानने की जरूरत है। लेकिन नहीं, ये लेकिन अभी अगर सीधे मेरा तौर पर जो सतही तौर पर दिखाई दे रहा है कि वोट चोरी के मुद्दे से आम लोगों के बीच में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई है जिससे किसी पार्टी को फायदा या नुकसान होगा, ये मुझे सही दिखाई बात, देता है। ये बिहार के आपने नतीजे बहुत बता रहे आपने हैं। बहुत अब सही ये बात बाकी की। जो बंगाल में बिहार और दूसरे राज्यों में हो रहा है, ये आने वाले समय में पता चलेगा मृगेश जी। बिहार में क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सीटें आई वो बताती है कि वोट चोरी वहां बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस या विपक्षी नहीं बना पाया। आज हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे। संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्य भी है। जैसा रुद्र अवस्थी जी ने कहा कि हमें अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों की जानकारी होना चाहिए। हमारे अधिकार से किसी के विशेषाधिकार का हनन न हो, ये बचाना चाहिए। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद।